Welcome to Easy Chemistry, Chapter number 10, Halogen Derivatives, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। डियर स्टूडेंट, आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हेलो एरिन्स यानी जिसका दूसरा नाम एरिल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर वो पार्टिसिपेट होते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है या ज़्यादा होती है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है पहले देख लेते हैं। एरिल हैलाइड्स शो लो रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी कम है टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तय हो गई बात कि एरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम है, वो जल्दी से पार्टिसिपेट नहीं होंगे बल्कि थोड़ा डिफ़िकल्टी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले हैं। तो इसके दो रीज़न हैं बेटा। देखिए यहाँ पर लिखा है द लो रिएक्टिविटी ऑफ एरिल हैलाइड इज ड्यू टू, दो रीज़न है। पहला रीज़न क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट है, और दूसरा रीज़न है sp2 हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन। बेटा यहाँ पर ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है, यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर जो कार्बन है जो कि बेंजीन रिंग का हिस्सा है, वो कार्बन किस हाइब्रिड स्टेट में है, sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। तो अगर हम इसका कंपैरिजन सपोज मिथिल क्लोराइड से करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो कार्बन है ये कार्बन sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। कहाँ पर, एल्किल हैलाइड में, जबकि एरिल हैलाइड में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। तो sp3 हाइब्रिड स्टेट में जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इजीली यहाँ से Cl निकल सकता है इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। कौन से कार्बन की, sp3 हाइब्रिड कार्बन की। जबकि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में यानी कि एरिल हैलाइड में sp2 हाइब्रिड स्टेट का जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो यहाँ पर उसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता है। तो दूसरा रीज़न बताया गया है, पहला रीज़न है रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट को हमको समझना है। देखिए यहाँ पर आपकी बुक में क्या लिखा है, वन ऑफ द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन हैलोजन एटम इज इन कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन जो कि Cl अटैच है कार्बन से, थोड़ा हम इसको और क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्बन ये क्लोरीन से अटैच है, कार्बन किसका, बेंजीन रिंग का। तो जैसे कि आपको पता है कि क्लोरीन जो कि एक हैलोजन है और जितने भी हैलोजन्स होते हैं उन पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसमें से यहाँ पर एक लोन पेयर और ये जो डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है रिंग का, एरोमेटिक रिंग का, ये कैसे है, कॉन्जुगेशन में है। और जब कभी ये कॉन्जुगेशन में होते हैं तो रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट होता है। तो अब रेजोनेंस इफेक्ट शुरू होने वाला है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए आप कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर डीलोकलाइज हो रहा है और उस वजह से जो पाई बॉन्ड है ये जो है यहाँ की कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है। तो आपको ये सेकंड स्ट्रक्चर इस तरह से नजर आएगा। अब देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पर कार्बन पर शिफ्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तैयार हो गया और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एडजेसेंट बॉन्ड पर शिफ्ट हो गया है, तो इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड, और इस वजह से Cl पर पॉजिटिव चार्ज तैयार हो गया है। क्योंकि Cl का जो लोन पेयर उसका लॉस हो गया है, वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो यहाँ पर इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपको दो चार्जेस नजर आ रहे हैं, Cl पर पॉजिटिव चार्ज और एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज इस कॉर्नर पर। चलिए इस कॉर्नर का जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर डीलोकलाइज होगा यानी कि शिफ्ट होगा एडजेसेंट बॉन्ड पर, और इस वजह से जो उसके पड़ोस का जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो शिफ्ट होगा एडजेसेंट कार्बन पर।
तो देखिए आपको जो स्ट्रक्चर नंबर 3 इस तरह से नज़र आएगा। नेगेटिव चार्ज के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर शिफ्ट होने की वजह से डबल बॉन्ड बन गया, और डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होने की वजह से नेगेटिव चार्ज। तो थर्ड स्ट्रक्चर में आपको नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है, कौन सी पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पर। और सेकंड स्ट्रक्चर में आपको नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा था ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर में देखिए फिर से नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया है एडजेसेंट बॉन्ड पर, और जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ये डीलोकलाइज हो गए हैं एडजेसेंट कार्बन एटम पर, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर फिर से आपको ऑर्थो पोजीशन पे नज़र आ रहा है। तो फाइनली ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डीलोकलाइज होगा और ये पाई बॉन्ड बनेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये फिर से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, और फिर से क्लोरीन को अपने 3 जो लोन पेयर है फिर से वापस मिल जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर टोटल कितने स्ट्रक्चर है? 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स 2, 3 एंड 4 शो डबल बॉन्ड कैरेक्टर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2, 3 और 4 देखिए, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। ध्यान से देखिए ये डबल बॉन्ड, ठीक है, जबकि फर्स्ट स्ट्रक्चर में ये सिंगल बॉन्ड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि C सिंगल बॉन्ड Cl, ये C कौन सा है? एरोमेटिक रिंग का। यहाँ पर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर तैयार हो चुका है। भले ही आपको ये सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ देर के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। तो डबल बॉन्ड जब आएगा, तो अगर हम इसका कंपैरिजन मिथिल क्लोराइड से करते हैं, तो मिथिल क्लोराइड में ऐसा कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मिथिल क्लोराइड में कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं था, जबकि यहाँ पर हमारा जो हेलो एरिन है, यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर तैयार हो रहा है। तो इसलिए कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है हेलो एरिन में का, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी, और जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो ये बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। देखिए आपकी बुक में लिखा है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, किसका कार्बन क्लोरीन बॉन्ड? क्लोरोबेंजीन का, इज स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रांग हो गया है और ये शॉर्टर हो गया है देन व्हाट? क्लोरो अल्केन। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ली क्लोरोमीथेन की। CCl bond length in chlorobenzene is 169 picometer as compared to CCl bond length in alkyl chloride 178। तो डियर स्टूडेंट, क्लोरोमीथेन में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 178 पिकोमीटर, जबकि क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 169 पिकोमीटर। तो बॉन्ड लेंथ जिसकी कम रहेगी, जो बॉन्ड शॉर्ट रहेगा, वो बॉन्ड ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा, वो ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक है। और जब वो स्ट्रांग बन जाएगा तो उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते इजीली, हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। अच्छा चलिए, ब्रेक भी करने के बाद यहाँ पर अगर फेनिल कैटायन तैयार होता है, हमने बॉन्ड सपोज ब्रेक कर दिया इस तरह से, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर ये इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर तैयार हो। इसको आप क्या बोलेंगे? फिनिल कैटायन। यहाँ पर लिखा है फिनिल कैटायन। फिनिल कैटायन प्रोड्यूस ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ हेलो एरिन विल नॉट बी स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस। यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन नजर नहीं आ रहा है। चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और बिल्कुल उसके बाजू में एडजेसेंट पोजीशन पे यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अगर ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता तो रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता था, विच रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो बेटा SN1 मैकेनिज्म में हमने लास्ट टाइम देखा है कि SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब फिनिल कैटायन ही फॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म की इम्कानात बहुत ही कम है, उसकी पॉसिबिलिटीज कम है। अच्छा, अब SN2 मैकेनिज्म होगा कि नहीं होगा वो चेक करेंगे। देखिए क्या लिखा है, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ब्लॉक्ड बाय द एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पर अगर SN2 मैकेनिज्म की खास बात आपको मालूम है कि वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का
बैक साइड अटैक होता है, लेकिन यहाँ पर बैक साइड अटैक भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है फिनिल ग्रुप C6H5 काफ़ी बल्कियर ग्रुप मौजूद है, और ये बल्कियर ग्रुप होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल ये अप्रोच नहीं हो सकता है कार्बोकैटायन पर, बैक साइड अटैक नहीं कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि SN2 मैकेनिज्म की पॉसिबिलिटीज भी बहुत कम है। Thus, nucleophilic substitution reaction involving cleavage of CX bond, cleavage मतलब breaking of CX bond in haloarine proceeds with difficulty। हमने देखा कि SN1 मैकेनिज्म की डिफिकल्टी भी है। SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर फिनिल कैटायन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, इसलिए उसके चांसेस कम है। और SN2 मैकेनिज्म आपको जैसे कि पता है कि बैक साइड अटैक होता है, लेकिन बैक साइड अटैक भी यहाँ पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एक बल्कियर फिनिल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ certain groups at certain positions of the ring markedly activate the halogen of aryl halide towards substitution। अगर आप कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर ऐड करते हैं रिंग में, जिसकी वजह से हैलोजन को आप एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि वो रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो सके। फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखिए, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पर होना चाहिए? या तो ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए, या पैरा पोजीशन पे होना चाहिए, या ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे होना चाहिए। तो इससे क्या फायदा होगा? ग्रेटली इंक्रीजेस the reactivity of haloarine towards substitution of halogen atom. Greater the number of electron withdrawing groups at ortho-para position, greater is the reactivity. Electron withdrawing group at meta position has practically no effect on reactivity। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेटा पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप होता है तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप, वो रिंग को डीएक्टिवेट करता है। और जब कोई सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होता है तो हम उस सब्स्टिट्यूएंट को कहते हैं रिंग एक्टिवेटर ग्रुप, वो रिंग को एक्टिवेट करता है, रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रूफ के तौर पे एक पहली रिएक्शन आपको दी गई है। क्लोरोबेंजीन में हमने क्या किया कि पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, और जैसे कि आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? देखिए, पैरा पोजीशन पर मौजूद है नाइट्रो और क्लोरो, तो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। पैरा नाइट्रो, पेरेंट कंपाउंड क्या है? क्लोरोबेंजीन है, और उसमें नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब जब पैरा पोजीशन पे आपने नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ गई। फर्स्ट स्टेप में आप NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं एट 433 केल्विन टेम्परेचर। सेकंड स्टेप में आप उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर Cl का रिप्लेसमेंट हुआ है OH के जरिए। तो हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर Cl किस फॉर्म में निकला होगा? इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव, और OH जो इंट्रोड्यूस किया है तो OH किस फॉर्म में यहाँ पर अटैक किया होगा? OH नेगेटिव। तो जब नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर देखिए, एक नाइट्रो ग्रुप आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, तो रिएक्शन की कंडीशंस आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में NaOH के साथ रिएक्शन, OH नेगेटिव कहाँ से आया? NaOH से, और टेम्परेचर आपको याद करना है 433 केल्विन। सेकंड स्टेप जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और जो प्रोडक्ट मिला उसका नाम देखिए, पैरा नाइट्रोफिनॉल। पेरेंट कंपाउंड फिनॉल है और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप मौजूद है। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अब इस रिएक्शन की खास बात देखिए कि दो नाइट्रो ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस कर दिए, एक नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरा नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर। तो अब तो रिएक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है? तो रिएक्टिविटी बढ़ गई, इसका सबूत क्या है बेटा? टेम्परेचर कम कर दिया गया 403 केल्विन, और सोडियम कार्बोनेट ये लिया गया है, क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट ये लेस बेसिक है एज कंपेयर टू NaOH। NaOH इज मोर बेसिक, सोडियम कार्बोनेट इज लेस बेसिक। और सेकंड स्टेप में यहाँ पर H3O पॉजिटिव लिखा है, यानी कि आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया है।
तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, Cl नेगेटिव इज सब्स्टिट्यूटेड बाय OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे हैं। तो देखिए प्रोडक्ट का नाम क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, यानी नंबरिंग हम किस तरह से देंगे, जिस कॉर्नर पर OH ग्रुप अटैच है उसे एक नंबर देंगे, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर देंगे 2, 3, 4, ठीक है। तो नाइट्रो की पोजीशन क्या है, 2,4-डाइनाइट्रो पेरेंट कंपाउंड फिनॉल। तो देखिए हमने 2 नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करने की वजह से क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ गई, और इसका सबूत ये है कि टेम्परेचर 433 केल्विन से घटकर 403 केल्विन हो गया, और NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है उसके बजाय हमने एक बेसिक सॉल्ट किया Na2CO3। अब ये थर्ड रिएक्शन और भी इंटरेस्टिंग है। देखिए आपने 2 ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है, तो इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी तो सबसे ज़्यादा रहेगी, और इसका सबूत ये है कि आपको सिर्फ वार्म करना है, थोड़ा सा गर्म करना है, किसके साथ, वाटर के साथ। देखिए रिएक्शन की कंडीशन कितने ईजी हो गए हैं, बिल्कुल, यानी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल गया आपको रिएक्शन की कंडीशंस में। पहले आप Na2CO3 यूज़ कर रहे थे, उससे पहले आप NaOH यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर आप सिर्फ वाटर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये OH कहाँ से आया होगा, H2O से आया होगा। देखिए कितना माइल्ड रिएजेंट आप यूज़ कर रहे हैं, वाटर से ही काम हो जा रहा है, तो यहाँ पर ये OH इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, और इसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में सवाल आने वाला है। सवाल ये आने वाला है कि आपको ये पूछा जाएगा, देखिए ध्यान से सुनिए, कि विच कंपाउंड हैज़ मोर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन ए आएगा पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी आएगा 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑप्शन सी आएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो सही जवाब क्या रहेगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। अगर चौथा ऑप्शन देना होता तो मैं आपको ऑप्शन कौन सा देता, ऑप्शन डी क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी तो सबसे कम रहेगी, क्योंकि वहाँ पर कोई नाइट्रो ग्रुप मौजूद नहीं है, जबकि इनको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप ज़रूर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।